या तो सड़क पे बात रखेंगे या तो सदन पे बात। 1 मिनट सर, हाँ। 1 मिनट सर, पब्लिक के साथ हम रोड में बैठ जाएंगे, एक भी खनिज हम यहाँ से लेने नहीं देंगे, हिलने डुलने नहीं देंगे। सदन दिल्ली जाकर के बात को रखना तो दूर की बात है, जिसने जिस पार्टी को हराया उस पार्टी में वो भाग गई। नहीं तो हमेशा आप लोग छला जाएंगे, ठका जाएंगे। कितनों को तो गाड़ियों से कुचला गया है इस आंदोलन को दबाने के लिए। लगभग 1200 यहाँ कंपनियां बैठ चुकी है। 1200 किनके जमीन पे बैठी है? यहाँ के स्थानीय लोगों के। पूरा गांव में लोग कहीं कहीं पे आज भी लाल पानी पीने को मजबूर है। और गीता कुड़ाई का इतना हम लोग अब देखें कि 5 साल में जन मुद्दों पे उसने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और देश के तमाम राज्यों में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। 19 अप्रैल से शुरुआत है, 1 जून तक 7 चरणों में एक मैराथन दौर चलेगा चुनाव का, 47 डेज़ का। तो हम सिंहभूम की बात करें, कोलान क्षेत्र का, तो सिंहभूम क्षेत्र में जो है चुनाव 13 मई को होने वाला है। 1 महीने बचे हुए हैं आज की तारीख से अगर गिनूँ तो यहाँ पर भी उम्मीदवार आ गए हैं मैदान में और अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं एक युवा, कहें हम एक नए नवेले प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनावी राजनीति में आए हैं। नाम है दामोदर सिंह हांसदा और जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी भी नया नवेला है, JLKM। जी हाँ, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। आपने जान ही लिया होगा कि बस इस दौर में इसकी शुरुआत हुई है। झारखंड भाषा संस्कृति अभियान जो है मंच संघर्ष समिति, जिसको नाम को बदल के ये पार्टी बनाई गई है और यहाँ से दमखम के साथ प्रत्याशी के रूप में उभर के सामने आए हैं दामोदर सिंह हांसदा। तो इनसे जानेंगे कि क्या सोच इन्होंने बनाई कि अब लगा इनको कि नहीं, संसद में इनकी आवाज़ गूंजनी चाहिए अधिकारों के लिए, हक के लिए। तो आज इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दामोदर जी। जोहार आपको। जोहार। तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि कितने तैयार हैं आप इस दंगल में? 100%। 100% पूरे ताकत के साथ? पूरा ताकत के साथ। क्या सोच बनी आपकी एक सामाजिक कार्यकर्ता से एक बार ये छलांग मार के पूरे तौर मतलब चुनावी राजनीति में कदम रखने का? क्या ऐसा आपके मन में आया? असल ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आज 20 साल तक जो समाज में सामाजिक हितों को लेकर संघर्षरत रहे हैं, उन लोगों का बात कोई भी राजनीतिक दल, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी के लोग जो जिनको हम लोग विधायक और संसद चुनते हैं, उन लोग किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता का बात को लोग नहीं सुनते हैं और सदन पर नहीं रखते हैं। अपवाद स्वरूप कोई बात को वहाँ रख देते हैं, और लेकिन बाकी कोई बात वैसे जो बड़ा जो समाज के अहित में जो काम हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को उन लोग सदन पे नहीं रख पाते हैं। उदाहरण स्वरूप कुजू डैम 1978 में जब ये 3 स्टेट के लोग ने इसको बनाने का निर्णय लिया, इसको परियोजना का नाम दिया, ये परियोजना को आज तक किसी संसद ने इसको दोबारा अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या तो अभी लोकसभा के सदन में रख करके इसको निरस्त कराने का किसी ने कभी प्रयास नहीं किया। 1 नंबर ये रहा। दूसरा, ज़मीन का यहाँ बहुत, जैसे कि अब ये कुजू डैम जो जिसको बोल रहे हैं इच्छा करके बहुउद्देशीय परियोजना, ये ज़मीन से संबंधित है। यहाँ लगभग 200 से 250 गांव यहाँ विस्थापित हो रहे हैं। अब ये लोग यदि विस्थापित होंगे तो इन लोग अपना घर द्वार, जल जंगल ज़मीन, जिसको हम लोग जल जंगल ज़मीन का नाम दिए हैं, इन लोग वहाँ अपना जो शासनदिरी, अपना जो जायरा, जिसको हम लोग देशौली बोलते हैं, इन सब चीज़ों से इन लोग हमेशा के लिए विस्थापित हो जाएंगे। हम यहाँ संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान में बोलते हैं नहीं, आर्टिकल 13 में रूढ़ी को विधि का बल प्राप्त है। यहाँ एक चीज़ मैं उन तमाम लोगों से भी पूछना चाहूँगा जो कोलान क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, जो रूढ़ी के तहत जो आते हैं, रूढ़ी को लोग कितने लोगों ने जाना है? रूढ़ी क्या है? आज तक हम सिर्फ बोलते हैं कि रूढ़ी को विधि का बल प्राप्त है, लेकिन सचमुच में अगर देखा जाए तो रूढ़ी का किसी को डिफिनेशन भी नहीं पता। रूढ़ी हमारा परंपरा, हमारा दस्तूर के तहत चलता है। कितने लोगों को दस्तूर या परंपरा यहाँ पता है? सिंहभूम में नहीं पता होने के वजह से सिर्फ जब भी चुनाव आता है, लोग हमारे वोटर्स भी ऐसे आज शिक्षा जो यहाँ एक भी मुद्दा है, इसको दबा देने के वजह से आज सबसे ज़्यादा कोल्हान में अशिक्षित होने की वजह से ये पलायन भी एक
मुद्दा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अशिक्षित होने के वजह से किसको वोट देना है, ये आज तक हम निर्णय की स्थिति में आदिवासी खासकर हो समुदाय के लोग नहीं हो पाते हैं। हम सिर्फ ये फलना झंडा, ये पार्टी का ये है छाप है तो ये फलना है, हम सिर्फ छाप दे करके, लोग देख करके हम वोट नहीं देते हैं, पार्टी देख करके वोट देते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा कोल्हान सिंहभूम के लिए बहुत बड़ा घातक है। आप ये चाहते हैं कि उम्मीदवार को देखकर लोग वोट करें? जी हाँ, हम लोग इस बार जो चुनाव में आए हैं, बस ये सब मतदाताओं से, खासकर इस चुनावी दंगल में आज हम लोग आ ही चुके हैं, तो यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग जो पार्टी देख करके आप लोग चुनाव में किसी को मतदान मत कीजिए। जो संघर्ष करते आ रहे हैं समाज के लिए, वही से कई प्रत्याशी इस बार चुनाव में के मैदान में है, उन लोगों को देखिए, उनका पिछला पूरा इतिहास को देखिए। उन लोगों ने जब संघर्ष किया, उस संघर्ष में वर्तमान में जो नेता लोग खड़े हैं, जो मंत्री भी रह चुके हैं, कोई सांसद रह चुके हैं, उन लोगों ने सामाजिक आंदोलन में कितना सहयोग किया, कितना योगदान दिया, वो सारा इतिहास देख लीजिए। उसके बाद आप लोग वोट कीजिए, नहीं तो हमेशा आप लोग छला जाएंगे, ठका जाएंगे। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगा, इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा से, जब से मैं वोट देने का हकदार हुआ, मेरा अधिकार, हमको संवैधानिक अधिकार मिला, तब से मैं एक ही चीज़ देखते रहता हूँ, नहीं फलना को हराना है तो ढेकना को देना है, ढेकना को हराना है तो फलना को देना है। यानी कि आप अगर कांग्रेस को हराना होता है तो बीजेपी को देना होता है, बीजेपी को अगर देना है तो कांग्रेस को हराना होता है, यह तो आपको जेएमएम को देना होता है। लेकिन इन तीनों को आज तक हम लोग देखते आए हैं, इन लोगों ने कोल्हान के लिए क्या किया? आज तक अगर देखा जाए तो कोल्हान के लिए कुछ नहीं किया। हम लोगों ने 20 साल, हमेशा 20 साल की बात करते हैं, 20 साल एक ही चीज़ पर हम लोगों ने आंदोलन किया कि हम लोग हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए। क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। हो भाषा अगर 8वीं अनुसूची में शामिल होगा तो इससे कोल्हान में क्या भूचाल आएगा? सबसे बड़ा सवाल ये बहुत बड़ा चीज़ है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हो भाषा अगर 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा तो देश में क्या भूचाल आ जाएगा। इस चीज़ को समझना होगा। अगर हो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा तो हम सिर्फ झारखंड में झारखंड राज्य में 3 जिले में हम सिर्फ हो भाषा बोलते हैं, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, जो कि ये मूल रूप से सिंहभूम का ही एक हिस्सा है। लेकिन उड़ीसा में 13 जिले में हम हो भाषा बोलते हैं। अगर हमारा हो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो ये उड़ीसा का 13 जिला, ये हमारा भाषाई आधार पर, जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953, जो भाषा आधार पर जिस तरह से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब भाषा के आधार पर, जो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर जो राज्य बना, उस तरह से अगर हो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा तो इस भाषाई आधार पर उड़ीसा का कुछ हिस्सा हमारे सिंहभूम के साथ मिल करके भाषा के आधार पर अलग एक हो लैंड या क्योंकि हो दिसुम बनेगा, जहाँ पर सिर्फ हो लोगों का राज्य होगा। हो लोग संसद में भी और विधानसभा में भी उन लोग बहुमत में होगा। उन लोग जैसे चाहेगा अपना कानून को अपना विधानमंडल में रख करके नियम कानून बना सकते हैं। चूँकि ये लोकसभा का चुनाव है, इससे राष्ट्रीय जो राजनीति है उसकी जो किस्मत है वो तय होगी जी। तो राष्ट्रीय मुद्दे भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे मेरे ख्याल से जी। तो अब चूंकि राज्य में देश की बात करें तो पिछले 2 सत्रों से वहाँ पे एनडीए गठबंधन राज कर रही है। आप अगर एक तटस्थ वोटर की हैसियत से अगर मैं आपसे पूछूं तो केंद्र में आज आप किस गठबंधन की सरकार तो बनाने के लिए मेजोरिटी चाहिए जी हाँ, है कि नहीं? तो अब सवाल ये कि एक वोटर की हैसियत से अगर आप अपना दृष्टिकोण रखते हैं, जनवादी दृष्टिकोण, समाजवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा, या कहने का मतलब जो दक्षिणपंथी जो विचारधारा उसके खिलाफ अगर रखते हो तो किस तरह की गवर्नमेंट वहाँ चाहेंगे आप? देखिए, आज तक जो टैग लगा है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की पूंजीपतियों का पार्टी है, और सचमुच पर अगर देखा जा रहा है तो आज तक उन्होंने जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, एमएसपी के ऊपर जो जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, लगभग 700 से 1000 लोग वहाँ अपना जीवन की आहुति दिए, उन लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोई, यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने कोई सहानुभूति नहीं जताया। कितनों को तो गाड़ियों से कुचला गया है इस आंदोलन को दबाने के लिए। इस तरह से हम एक तरह से बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीब, शोषित, आदिवासी, दलित, मजदूर, किसानों का ये शोषण करने वाली पार्टी है। पूंजीवाद पोषक पार्टी है। आप मानते हैं? हाँ, ये मानते हैं। अब अगर वो सरकार में नहीं रही तो फिर विकल्प क्या होगा? हाँ, ये भी बात है। हाँ, अगर वो सरकार में नहीं आती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा, जैसे बहुत लंबा समय तक देश में आज़ाद होने के बाद से अब तक अगर देखा जाए तो सबसे लंबा कांग्रेस ने
यहाँ पे शासन किया। लेकिन अगर कांग्रेस का भी आज हम देखते हैं, आज राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, कांग्रेस अगर बहुत ज़्यादा अगर आदिवासियों को नुकसान नहीं पहुँचाए, लेकिन नुकसान तो आदिवासियों को उसने भी पहुँचाया है जी। तो इसीलिए यहाँ से हम लोग जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होने के बावजूद भी उसके अगेंस्ट में हम लोग प्रत्याशी बनने का सबसे बड़ा यही कारण कि हम लोग ये बताना चाहते हैं कि भले ही आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये अभी अभी जन्मा है और अभी अभी हम लोग भी राजनीति पार्टी में यानी कि राजनीति में कदम रखे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ का जनता हमें मौका देती है, अगर हम जीतते हैं तो बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत मजबूती के साथ कोल्हान का जो मुद्दा सब है, जैसे मुद्दा में एक तो ईचा कड़कई डैम जो पहले हम बोल दिए हैं, ईचा कड़कई डैम, दूसरा ज़मीन का ही मामला है ईचा कड़कई डैम। अब फैक्ट्री एरिया अगर हम जाते हैं गमरिया आदितपुर क्षेत्र में, आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र के नाम से अब आइडा वहाँ स्थापित है। अगर आइडा का आप वेबसाइट में जाएं या तो गूगल में भी जाएं, लगभग 1200 यहाँ कंपनियां बैठ चुकी है। 1200 किन के ज़मीन पे बैठी है? यहाँ के स्थानीय लोगों के ज़मीन पे। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को कितने फैक्ट्री पे या कितने कंपनी पे किन किन पदों पे नौकरी दिया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा करता है। यहाँ स्थानीय लोगों को सिर्फ रेजा कुली, झाड़ू मार और लोडिंग अनलोडिंग के सिवा उससे बड़ा पोस्ट में, यहाँ तक कि सुपरवाइजर और मुंशी जिसको बोलते हैं, उसमें भी किसी को कोई पद में नहीं रखा गया। ये एक उस इंडस्ट्री एरिया से ये एक मुद्दा है। दूसरा अगर हम आते हैं जहाँ से खनिज निकलता है, गुआ हुआ किरीबुरो नौमुंडी जहाँ से हम बोलते हैं, वहाँ से खनिज निकलता है। अब वहाँ से खनिज निकलता तो उस एरिया में जितने जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा दुखद अगर कहा जाए तो इस एरिया के लोग आज पलायन करने को मजबूर है। क्यों? जब आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में आया हुआ है डीएमएफटी फंड। जब डीएमएफटी फंड खान जिस एरिया में खनिज निकाला जाता है या जहाँ खान क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को रोजगार, पुनर्वास, हेल्थ, शिक्षा, इन सब चीज़ों में वहाँ खर्च होना चाहिए। अब देखिएगा कि उन एरिया में किसी भी गांव में सिर्फ पानी सप्लाई सिर्फ पिए ताकि जिंदा रहे, और स्कूल का वहाँ का स्थिति और हॉस्पिटल का स्थिति देख लीजिए, और पूरा गांव में लोग कहीं कहीं पे आज भी लाल पानी पीने को मजबूर है। तो क्या आदिवासी सिर्फ जहाँ पे जिनके ऊपर में उन लोग खनिज संपदा है, क्या उन लोग हमेशा विस्थापित होते रहेंगे, पलायन होते रहेंगे रोजगार के लिए? ये एक सवाल है। दूसरा जो सवाल यहाँ पे युवाओं का, ये हालांकि ये अब रोजगार से ही संबंधित है, भले ये राज्य सरकार से संबंधित हो, लेकिन यहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि हम अस्थायी लोग हैं, अस्थायी लोग के साथ अस्थायी नीति बने। जैसे यहाँ कौशल विकास के नाम से युवाओं को, युवतियों को यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन नौकरी उन लोग को या रोजगार कहाँ उन लोग को दिया जाता है? बेंगलोर में या तो चेन्नई में। अब यहाँ से यदि वहाँ कोई युवती जाएगी, वहाँ कितने सुरक्षित हैं? यहाँ के जितने मजदूर, आप बोलिएगा यहाँ के जल जंगल ज़मीन के जो मालिक दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर है। इन सारे चीज़ों पे हम लोग अगर यहाँ से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से अगर जीतते हैं, इन बातों को कड़ाई के साथ हम रखना। मान लीजिए यहाँ से आप जीत गए, जीत कर आप लोकसभा पहुँचे, तो ये जो मुद्दे आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, इन मुद्दों को आप मजबूती से उठाएंगे। तो जब सरकार बनेगी, अब मान लीजिए वहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी जिसके मतलब नेतृत्व कर रही है, अगर उसका विकल्प में मेरे देखें तो इंडिया गठबंधन है। अब वहाँ पर आपकी भूमिका क्या रहेगी? आप सरकार के पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे या तटस्थ बैठेंगे? सबसे पहले तो तटस्थ बैठने का ही प्रयास करेंगे, क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं कि बीजेपी अपना वो अलग है, जिसके साथ तालमेल तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा कांग्रेस अगर कहीं पे हो सकता है, उसके अगर हमारे मुद्दों को अगर साथ देते हैं हमारे मुद्दों पे, तो उसके साथ बात विचार हो सकता है, बशर्ते हैं कि हम तटस्थ ही रहेंगे। हम यहाँ एक चीज़ और साफ साफ बोलना चाहेंगे, हम अगर सांसद बनते हैं तो संसद में जितने बन पड़ेगा राष्ट्रीय हित के जो बात है संसद में रखेंगे, और राज्य हित के जो बात है उसको हम जिसको ऑन द रोड या तो सड़क पे बात रखेंगे या तो सदन पे बात, जिसको सदन में रखने के जो बात होगा सदन में रखेंगे, और जिसको सड़क पे बात रखने का रहेगा वो पब्लिक के सामने सड़क में उस चीज़ को रखेंगे और पब्लिक के साथ आंदोलन करेंगे। जिस तरह से अगर खनिज के मामले में सरकार अगर हमारा नहीं सुनती है, सारे पब्लिक के साथ हम रोड में बैठ जाएंगे। जब तक हमारा बात पे निर्णय नहीं होगा, एक भी खनिज हम यहाँ से लेने नहीं देंगे, हिलने डुलने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं
एक इंडिया गठबंधन से कई बार विधायक रह चुकी, मंत्री रह चुकी जोबा मांझी जी हैं, और दूसरी जो निवर्तमान सांसद जो कांग्रेस से बीजेपी में जाके एनडीए गठबंधन में की प्रत्याशी है गीता कोड़ा जी। अभी क्या लगता है आपको, त्रिकोणीय जो संघर्ष है इस तरह के समझा जाए, और उस त्रिकोणीय मुकाबले में आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं, उनके सामने कितना कमज़ोर पाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल पे थोड़ा सा अगर हम लोग जानना चाहें, गीता कोड़ा आज आर्थिक रूप से भी बहुत ही मजबूत है, क्योंकि पतिदेव उनका हमारे बड़े भाई माधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गिनीज बुक में उनका नाम भी दर्ज हो चुका है। एक निर्दलीय उम्मीदवार झारखंड से पहला एक मुख्यमंत्री रहे हैं, हो समुदाय से भी पहला वो मुख्यमंत्री है। उसके समय में भी उन लोगों ने जितने बन पड़ा धन अर्जित किया। फिर माधु कोड़ा जी सांसद बने, सांसद बनने के बाद भी फिर गीता कोड़ा सांसद रही है। इन लोगों ने 3 टर्म, उसके बाद विधायक तो इन लोग रही हैं, 3 टर्म इन लोगों ने यहाँ पे शासन किया, राज किया। लेकिन दुख की बात यह है कि माधु कोड़ा जी जिस समय सांसद थे उस समय भी हम लोग दिल्ली हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए दिल्ली जंतर मंतर में धरना देने गए थे। उस समय भी माधु कोड़ा जी हो भाषा के लिए कुछ नहीं किया। फिलहाल 2023 में भी ये जो हम लोग 15 दिवसीय पैदल यात्रा हम लोग चलाए, उसमें भी गीता कोड़ा की तरफ से एक सांसद होने के नाते हम लोगों को जो मौखिक समर्थन होने से देना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। कम से कम 1 बोरी चावल दे करके भी हौसला अफजाई के लिए हमारा समर्थन करना चाहिए, वो भी नहीं किए। फिर दिल्ली गए, दिल्ली में हमारे साथ ज़रूर बैठी वहाँ पे, लेकिन जिस तरह से सरकार के साथ या तो गृह मंत्री के साथ जो हमारा अपॉइंटमेंट लेना चाहिए वो नहीं ले पाई। ये सबसे बड़ा हो समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है, ये गीता कोड़ा की तरफ से। और गीता कोड़ा का इतना हम लोग अब देखें कि 5 साल में जन मुद्दों पे उसने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। एक जन मुद्दा, बहुत बड़ा जन मुद्दा जिसको यूसीसी बोलते हैं, अब ये यूसीसी पे हम लोगों ने उससे बात करने गए थे, तब दोनों थे, माधु कोड़ा जी भी थे, अब गीता कोड़ा भी थी। उन लोगों के सामने जब हम लोगों ने बात रखा तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, आप लोग आवेदन एक संस्था के माध्यम से आवेदन दे के दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग आवेदन नहीं देते हैं, जिस तरह से 1964 का खतियान का विरोध यहाँ पे किया गया हम लोगों का, उस तरह का फिर दोबारा हम लोग विरोध का सामना ना करना पड़े। तो कहने का ये मतलब है, आप सांसद हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोगों के जो भी आहित हो रहा है वैसे कानून के विरोध में आपको सदन में आवाज़ उठाना है। ये अच्छा, हुआ उनकी हार। अब 1 मिनट सर, जोबा मांझी भी, हाँ 1 मिनट, अब जोबा मांझी की तरफ ही आ रहे हैं। अब जोबा मांझी एक काबीना मंत्री रही है, महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री। अब इतने बार मंत्री होने के बावजूद उसका पेपर में दिया जाता है कि इतना बार ये विधायक रही है, इतना बार मंत्री रही है। यहाँ कोल्हान के बच्चों का और महिलाओं का उसने क्या विकास किया? सादा दिल्ली जाकर के बात को रखना तो दूर की बात है, ये जब अपना सरकार में, अपना सदन में, जब सिंहभूम का अपना विधानसभा क्षेत्र का कोई बात को नहीं रखी अभी तक, वो कोल्हान के हो लोगों का मुद्दा को वो दिल्ली में क्या रखेगी? सबसे बड़ा सवाल तो आज झारखंड का ये जो लोकसभा है, पश्चिम सिंहभूम, अगर पश्चिम सिंहभूम हो बहुल अगर ये क्षेत्र है तो यहाँ के हो लोगों का सबसे बड़ा सवाल आज फेसबुक व्हाट्सएप में अगर लड़ाई जारी है, आपका डिबेट चल रहा है, तो यही है कि एक गैर हो समुदाय के लिए शायद वो क्या कर सकती है। ये कुछ एक लोगों का सवाल है कि ये तो अभी अभी बस पैदा हुए हैं, इन्होंने चुनावी राजनीति को तो देखा नहीं एक बार भी, मतलब इस कहते हैं ना महासमुद्र में तैरने का ये पहला अनुभव होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से दामोदर हांसदा JLKM के जो प्रत्याशी हैं कहीं वोट कटवा प्रत्याशी न बन के रह जाए, तो इसका जवाब क्या देंगे? यह भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं तो विपक्ष के लोग खासकर आपको डेमोरलाइज करने के लिए, आपको मनोबल को तोड़ने के लिए आपको सीधे मुंह में भी बोल सकते हैं कि आप बहुत कटुआ हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी प्रत्याशी जिस तरह से गीता कोड़ा जी एक बहुत ही अच्छा वोट मार्जिन से जीत करके, कांग्रेस का टिकट से जीत करके जीता हुआ, जिसने जिस पार्टी को हराया उस पार्टी में वो भाग गई, चली गई नहीं बोलेंगे, भाग गई। यहाँ जनताओं का भावनाओं को तोड़ते हुए वहाँ भाग गई। अब इधर आते हैं मैडम जोबा मांझी जी। अब यह आई है तो अब इनका देख लीजिए,
जब पहले ही बोल चुके हैं, ये अगर कुछ किए ही नहीं है अपना कैबिनेट मंत्री में, तो अभी लोकसभा में क्या करेगी। तो जितने जो आज हो वोटर्स हैं हमारे साथ, जिन लोगों के साथ हम लोगों ने 20 साल तक समाज के उत्थान के लिए संघर्ष किया, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग को धैर्य रखना होगा कि हो समाज महासभा से हमने 2005 को आदिवासी हो समाज महासभा जिला इकाई का गठन किया सरायकेला खरसुआ में, जहाँ का हम संस्थापक जिला शिक्षा सचिव थे। शिक्षा सचिव तब से हम लोग हो भाषा वाराणसी लिपि को फिर हम लोग पुनर्जागरण करके वहाँ से हम लोगों ने आज यहाँ तक लाया। 2008 में मेरे ही प्रस्ताव से सनातन सिंह कुंटिया के अध्यक्षता में हम लोग हो समाज युवा महासभा का गठन किए। तो ये हो समाज युवा महासभा आज कोल्हान में सबसे ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन बहुत सारा युवा महासभा के लोगों को भी पता नहीं है कि ये किसका देन है जो आज युवा महासभा यहाँ सबसे मजबूती के साथ खड़ा है। उसके बाद फिर आदि संस्कृति विज्ञान संस्थान, इसका भी हम जिला अध्यक्ष 6 साल रहे। हो समाज महासभा के भी शिक्षा सचिव 3 साल, जिला अध्यक्ष 6 साल रहे, उसमें टोटल 9 साल हुआ। आदि संस्कृति विज्ञान संस्थान में 6 साल जिला अध्यक्ष, अब 2.5 साल वर्तमान में वैसे आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान के केंद्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वहाँ से इस्तीफा दे करके अभी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, मुंडा मनकियों के साथ मिलकर के उन लोगों के हित के में बहुत हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया। इन लोगों का साथ हमारे साथ बराबर है और आम पब्लिक के साथ जिस तरह से हमारा जुड़ाव है, एक हमारा हो फिल्म इंडस्ट्री जिसको खड़ा करने में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। आज चाहे भूखे पेट क्यों ना हो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर या निर्माता के पास पैसा नहीं होता है, हम लोग भूखे पेट अपना पैसा लगा करके फिल्म बना करके इंडस्ट्री को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हो भाषा संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कोल्हान से, उड़ीसा से, बंगाल से, असम से, फिर भी बहुत सारा राज्यों में जो हमारे हो लोग चले गए, जिन लोग अभी धीरे धीरे कर भाषा भूल रहे हैं, अपना भाषा के साथ साथ संस्कृति भूल रहे हैं, पूजा पाठ भूल रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग फिल्म के माध्यम से उन जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों का समर्थन हमारे साथ है। चलिए, दामोदर सिंह हंसदा ने ताल ठोक लिया है और पूरे दमखम के साथ उतरे हैं और इनका पूरा विश्वास है कि इस बार यहाँ से दिल्ली जाने का जो रास्ता है इनका खुलेगा और अपनी आवाज़, जो यहाँ के लोगों की जो आवाज़ है वो वहाँ बुलंद करेंगे, उनको न्याय दिला कर रहेंगे। ये हमारी चर्चा का दौर पूरे इलेक्शन में रहेगा। हमारे साथ इस लगातार मशाल न्यूज़ के साथ आप लोग बने रहें और कमेंट भी ज़रूर आप देते रहें। धन्यवाद।